नमस्कार। चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र और आवेश पढ़ रहे हैं हम। लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। लेक्चर 2 की एंडिंग में मैंने कहा था कि हम अगले चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, जो कि हम लोग को इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आता है दिमाग में कि एक आवेशित वस्तु कैसे किसी अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। हम जब छोटे थे तो हम लोग एक इस तरह के गेम्स खेला करते थे कि पेंसिल बॉक्स में जो हमारा स्केल होता था उस स्केल को लेकर के हम अपने बालों से रगड़ते थे और वो कितने पेपर्स पीसेस को लिफ्ट कर सकता है, कितने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हम ऐसे फाड़ फाड़ के छोटा छोटा करके रख देते थे और फिर वो उसको ऊपर रखते थे तो कितना ज़्यादा पेपर का पीस ऐसा ऐसा अट्रैक्ट होकर के जिसके स्केल पे जाता था वो जीत जाता था। हम नहीं जानते थे तब कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिजिक्स काम कर रही है, एक पूरा का पूरा ब्रांच काम कर रहा है। लेकिन अब हम जानते हैं और अब हमारे मन में सवाल ये भी आते हैं कि कोई आवेशित वस्तु है, हमने स्केल रगड़ा, उस पर मान लीजिए कोई आवेश आ गया और उसके बाद हम उसको किसी छोटे से पेपर पीस के पास लेके गए। पेपर पीस को तो हमने नहीं रगड़ा, फिर पेपर पर कैसे आ गया आवेश, कैसे वो आकर्षित हो गया? तो पेपर पे आवेश नहीं है, पेपर उदासीन है, न्यूट्रल है। जैसे ही ये जो स्केल हम लेके गए, जैसे इसके पास लेके गए तो प्रेरण के कारण इसने इसके ऋण आवेश का केंद्र अपनी ओर आकर्षित किया और धनावेश कुछ पीछे छूट गया। ये जो धनावेश है, इस धनावेश के साथ में प्रतिकर्षण का व्यवहार करेगा, ये हमें पता है। इन दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण का प्रभाव देखा जाएगा, लेकिन इन दोनों आवेश में प्लस और माइनस, इनमें आकर्षण का प्रभाव ये महसूस करेंगे। अब प्रतिकर्षण प्रभावी होगा या आकर्षण? जो बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, जिसे हम अगले कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस और प्लस में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए ये जो फोर्स है इनका जो प्रतिकर्षण का बल है वह कैसा है? कमज़ोर है, तुलना में किसकी? इस ऋण और इस धन आवेश की। जब इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन के बल की बात की जाएगी तो वह इसकी तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इस स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या करेगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि प्रेरण के कारण आवेशन जो होता है, प्रेरण विधि के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? एक आवेशित वस्तु ने अनावेशित वस्तु को अट्रैक्ट कर लिया है। तो प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का सही परीक्षण है, ये हमारा दूसरा सवाल है और ये इसके जस्ट आगे बढ़ जाता है। इसके जस्ट एक स्टेप आगे जाकर के हम ये समझ सकते हैं कि क्यों प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का सही परीक्षण है। अगर मान लीजिए हमें एक ऑब्जेक्ट दिया जाए ये, और हमसे कहा जाए कि बताइए ये आवेशित है या नहीं है। अब आप कैसे कंफर्म करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये विद्युतीकरण इसका किया गया है या नहीं किया गया है? क्या ये विद्युतमय है या नहीं है? तो इसका श्योर शॉट आप तभी बता सकते हैं कि आवेशित है जबकि ये इस वस्तु से प्रतिकर्षित हो। सही है? कैसे समझिए? हमने जब एक अनावेशित वस्तु हम आवेशित वस्तु के पास लाए तो आकर्षण हुआ, लेकिन एक केस और था जिसमें हम यदि इस आवेशित वस्तु को, मान लीजिए इस पर ऋण आवेश होता और इसको आवेशित वस्तु के पास लाते तो ये आकर्षण ही होता। आपने देखा कि किसी आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु का आकर्षण भी कराया जा सकता है और आवेशित वस्तु का भी आकर्षण हो सकता है। तो आकर्षण तो दोनों ही केसेस में हो रहा है, जब ये आवेशित है और ये अनावेशित है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लीजिए दो समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, हमेशा एक दूसरे के दूर जाने का प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिकर्षण हमेशा तभी मिलेगा जब दो वस्तुएं आवेशित हो, लेकिन आकर्षण तब भी मिल सकता है जब एक वस्तु अनावेशित हो। इसलिए अगर किसी वस्तु पर हमें पता लगाना है कि वो विद्युतीकरण उसका किया गया है, क्या वो आवेशित है, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे प्रतिकर्षण की अप्रोच पे। हम ये देखेंगे कि क्या वो किसी
आवेशित वस्तु को प्रतिकर्षित कर रही है? अगर कर रही है तो इसका मतलब वो आवेशित है। हमारा अगला प्रश्न है कि क्या आवेश बिना द्रव्यमान के रह सकता है? तो हमने सूक्ष्म स्तर पर जो परिभाषा पढ़ी है आवेश की, उसमें हम कहते हैं कि आवेश प्रकृति के मूल कणों पर एग्जिस्ट करता है। अगर मूल कण आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन तो हैवी होता है तुलना में इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा कण होता है, फिर भी उसके पास द्रव्यमान होता है। तो हम कहते हैं कि आवेश हमेशा किस पे उत्पन्न होगा? द्रव्यमान पे उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न, आवेशित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर हम दो वस्तुएं लें ए और बी, अगर आप ए के इलेक्ट्रॉन निकाल करके बी को दे दें तो इलेक्ट्रॉन की कमी ए पर दिखाई पड़ेगी और बी पर इलेक्ट्रॉन आधिक्य हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन आधिक्य हो गया तो इसका मतलब कुछ द्रव्यमान बी पर अतिरिक्त चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन आधिक्य के कारण बढ़ जाएगा। अब आप देखिए, चूंकि ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इसलिए कुछ जो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उनके साथ उनका द्रव्यमान भी चला गया है। इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वैसे ही आप कहेंगे कि द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान घटेगा। यानी कि जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उसका द्रव्यमान घट जाता है। लेकिन अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक्य हो जाए तो उसके बाद उस पर द्रव्यमान भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन आदि के कारण वो नेगेटिव आवेश से आवेशित हो जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी नाम से ही पता चल रहा है कि कोई उपकरण है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है, जैसे दूरदर्शी होता है, वैसे ही विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या करेगा? सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म को देखता है, दूरदर्शी दूर की वस्तु देखता है, वैसे ही विद्युतदर्शी विद्युत आवेश को देखेगा। क्या विद्युत आवेश है? विद्युतदर्शी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र का लेने का यहाँ पर जो हमारा तात्पर्य है, जो हमारा मोटो है, पर्पस है, वो ये है कि स्वर्ण जो है बहुत अच्छा एक चालक है, सुचालक है। और इस सुचालक होने के कारण ये बहुत छोटे से आवेश को भी पता लगा लेता है आवेश का, और इसीलिए ये बहुत अच्छी संवेदी एक डिवाइस बनती है, संवेदी उपकरण बनता है। और इसके लिए अगर हम अंग्रेजी नाम देखें, इंग्लिश में से कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिस उपकरण के लिए काम क्या है उस उपकरण का? पहली चीज़ वह आवेश का संसूचन करे। आवेश का संसूचन करना मतलब पता लगाना। डिटेक्टिव होते हैं ना, उनको डिटेक्टर्स, हम यहाँ फिजिक्स में जो हम कणों के जो डिटेक्टर्स को देखते हैं उनको संसूचक बोलते हैं। तो संसूचन मतलब पता लगाना। दूसरा काम ये करते हैं, ये आवेश की प्रकृति भी बता सकते हैं कि किस प्रकार का आवेश है। हम इनका उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि आवेश किस प्रकृति का था। और तीसरी चीज़, ये अनुमानित मान बता सकते हैं, अनुमानित मान को बता सकते हैं आवेश के। ठीक है, तो ये हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है। यह एक ऐसा उपकरण होता है जो कि हमें आवेश का संसूचन बता देता है, हमें आवेश की प्रकृति का भी मान बता देता है और अनुमानित मान भी बता देता है। यह एक अत्यंत संवेदी उपकरण होता है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही बढ़िया चालक का इस्तेमाल किया है। अगर हम अगली तरफ चलें तो हम पढ़ना चाहेंगे कि संरचना कैसी होती है। जो हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसमें क्या क्या चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कांच का जार लेते हैं और इस कांच के जार को एक लकड़ी के कॉर्क से बंद रखा जाता है। लकड़ी के कॉर्क के कारण अंदर का माहौल एकदम अलग रहता है बाहर के वातावरण से। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर से एक स्पेस बना करके, कुछ जगह बना करके हम यहाँ पर एक धात्विक छड़ लगाते हैं और इस धात्विक छड़ के ऊपर एक धात्विक चकती लगाते हैं, एक धात्विक डिस्क लगाते हैं। मान लीजिए कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, अच्छी सी कोई भी चालक की हम यहाँ पर
धात्विक छड़ और चकती का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस लास्ट वाले सिरे पर यहाँ पर लगी होती हैं हमारी 2 पत्तियाँ। किसकी? जी हाँ, नाम ही उसके आधार पर है। 2 स्वर्ण पत्तियाँ यहाँ पर लगी होती हैं। इस प्रकार से लगी होती है, जैसे कि आप दिखाएं अगर शेप, तो इस तरह से लगी होती हैं। जैसे ही इन पर आवेश आता है दोनों पर फैल जाता है। एक ही आवेश यहाँ से चल के आ रहा है, या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, चल के इनके ऊपर फैल जाएगा और फैलने पे क्या होगा, दोनों समान आवेश की है इसलिए एक दूसरे के पे दूर हो जाएंगी, इस तरह से फैल जाएंगी और फैलते ही हम कहेंगे कि आवेश है। ठीक है, हम कार्य प्रणाली थोड़ी देर में देखेंगे, पहले हम इसकी संरचना बना लेते हैं। अब पूरी लगभग संरचना हो चुकी है। यहाँ पर एक छोटा सा हम भूसंपर्कित केंद्र भी देते हैं, भूसंपर्कित एक केंद्र भी देते हैं। अब इस भूसंपर्क केंद्र का काम क्या होता है? भूसंपर्क केंद्र ना कहीं से बिंदु कह देते हैं हम। भूसंपर्क बिंदु का काम है यहाँ पर जो भी आवेश का कार्यक्रम हो रहा है उस कारण जो भी यहाँ पे प्रेरण के कारण आवेश हो वो भूसंपर्कित कर दिया जाए। अब क्या है यहाँ पर, ये जो भूसंपर्कित बिंदु है ये इसलिए रखा गया है कि जब हम इसको आवेशित करेंगे और यहाँ पर प्रेरण होगा तो हमें यहाँ पर आवेश नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ का आवेश क्या करेगा, इस आवेश के संसूचन में, इसके मान में कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगा। हम नहीं चाहते कि हम जब इसका परीक्षण कर रहे हैं जिस भी धातु का, उस पर कोई बाह्य चीज़ का प्रभाव पड़े, इसलिए हमने इसको भूसंपर्कित कर दिया है। अब और क्या क्या है हमारे पास ये धात्विक छड़ है। इस धात्विक छड़ का काम आप जानते हैं, धातु जहाँ पे भी आएगी फिजिक्स में, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो क्या करेगी, वो चालन करेगी। ये धात्विक चकती है। इसका काम क्या है? इसका काम है जो हम वस्तु ला रहे हैं परीक्षण के लिए, जिस पर आवेश है या नहीं, उसको थोड़ा सा स्पेस देने का काम है। अब ये क्या है? ये कॉर्क है। और ये क्या है? ये हमारा कांच का जार है। कांच का जार बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए हमने इसको लिया है। ये क्या है? ये जो 2 हैं दिख रही हैं आपको यहाँ पे, ये स्वर्ण पत्र है। अब देखिए ये कार्य कैसे करेगा। इसके कार्य को जानने के लिए आइए इसके कार्य का हम परीक्षण करते हैं कि ये काम कैसे करता है, कैसे ये आपके आवेश को आइए अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास एक छड़ है और इस छड़ को हमसे कहा गया है ज़रा बताइए इस पर आवेश है कि नहीं। मान लीजिए इस पर आवेश नहीं है। जैसे ही हम इसको इसे टच कराएंगे, चूंकि आवेश नहीं है, कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा और ये जिस अवस्था में थी उस अवस्था में रह जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए इस पर आवेश है, पूछा जाए कि भाई आवेशित है या नहीं, और मान लीजिए आवेश है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इस छड़ को इस धात्विक चकती से टच कराएंगे वैसे ही इस पर क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से वो निकल करके इस पर चले जाएंगे और धनावेश जो है वह पूरी जगह इस पर फैल जाएगा। और वह फैल के कहाँ तक जा पाएगा, जितनी दूरी तक उसको जगह मिलेगी। प्रतिकर्षण के कारण वह अपने ही प्रतिकर्षण के कारण जहाँ तक उसको धात्विक पथ मिलेगा वहाँ तक वो फैल जाएगा। अब फैलेगा तो क्या होगा, ये जो दोनों स्वर्ण पत्र हैं, ये दोनों स्वर्ण पत्र आपस में एक ही आवेश से आवेशित होने के कारण इनका एक सिरा तो आपस में बंधा हुआ है, दूसरा सिरा खुला हुआ है, तो ये क्या करती है, ऐसे फैल जाती है। फैलते ही पता चल जाता है कि भाई जो हम वस्तु लेकर आए थे बाहर से वो आवेशित है। अब समझिए दूसरी चीज़, आवेश का प्रकार कैसे बता सकता है। हमें मान लीजिए एक अन्य छड़ दी गई और पूछा गया इस पर कौन सा आवेश है। इसका आवेश पता लगाने के लिए हमने पहले ही एक ऐसी वस्तु ले ली जिस पर हमें पता है कि धनावेश है। मान लीजिए कांच की छड़ हमने रेशम के कपड़े से रगड़ के ले ली। जब हमने उसको यहाँ पे टच किया, ये प्लस आवेश यहाँ पर आ गया, ये फैल गया। अब हमसे पूछा गया है इस वस्तु के लिए जो टेस्ट करनी है, जिसके बारे में पता लगाना है कौन सा आवेश है, वो ये वस्तु है। अब इसके आवेश की प्रकृति जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस रॉड को तो यहाँ से हटा देते हैं, बस प्लस वाली, और जो हमें दी गई थी ये रॉड, इसे यहाँ पर हम लगा देते हैं, ये माइनस आवेश इस पर लगा देते हैं। ठीक है,
अब देखिए जैसे हम इसको टच कराएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे, इसीलिए जो प्लस आवेश यहाँ पे था, ये जो नेगेटिव आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आकर इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, इनको आवेश को, धनावेश को कम कर देंगे। जैसे ही कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों पत्तियाँ एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। जैसे ही निकट आएगी था कि ये तो हमने धनावेशित कर रखा था, और इसका मतलब जो दूसरा आवेश यहाँ पे आया है वह उल्टी प्रकृति का है, इसीलिए यहाँ पर टच करने के बाद इनमें जो एक फैलाव था वो कम हो गया। उल्टा अगर करेंगे तो मान लीजिए पहले धनावेशित ही था और हमें जो वस्तु दी गई थी वो भी धनावेशित थी, तो यहाँ पर धनावेश है और ऑलरेडी यहाँ पर भी क्या था, धनावेश था। तो जैसे ही आप इसको टच कराएंगे धनावेश और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जो स्वर्ण पत्र हैं जितनी भी डिग्री से पहले फैले हुए थे और ज़्यादा फैल जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि जो आवेश हमने लिया है वह समान प्रकृति का है, धनात्मक है। अब अनुमानित मान कैसे बताते हैं, ये जो दो पत्तियां हैं ये जितनी डिग्री से फैलती हैं उसी परास से हम समझ सकते हैं कि कितना आवेश होगा। ये है हमारा विद्युतदर्शी।